ये है 38th पैरेलल, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर जहां पर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी वार शुरू होने वाली है। ये वीडियो भी चंद दिन पहले ही कोरियन डिफेंस मिनिस्टर ने रिलीज़ की है। इसमें दिखाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन अपने मिलिट्री जनरल्स के साथ साउथ कोरिया के कैपिटल सोल का एक मॉडल देख रहा होता है और साथ ही अपने जनरल से ये डिस्कस कर रहा है कि किस तरह उसको तबाह कर दें। नॉर्थ कोरिया का असल फोकस इस NLL लाइन पर है। ये लाइन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है। ये एरिया बहुत सालों से साउथ कोरिया के कंट्रोल में है, पर नॉर्थ कोरिया इस सारे समंदर और आइलैंड्स को अपना क्लेम करता है और यही वजह है कि 2010 में नॉर्थ कोरिया की यहाँ से गुजरने वाली एक नेवी शिप पर मिसाइल अटैक्स किए और फिर कुछ ही सालों में आइलैंड्स पर मौजूद साउथ कोरिया के फौजियों और शहरियों पर गोलाबारी भी की, जिसमें करीबन 50 लोग मारे गए। और फिर अभी जनवरी 2024 में भी नॉर्थ कोरिया ने इन आइलैंड्स के करीब भरपूर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी अंजाम दी और समंदर में बहुत सारे मिसाइल भी फायर किए। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक किम जोंग उन ने साउथ कोरिया के साथ सारे बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स बंद कर दिए हैं और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ इस पर नहीं रुका बल्कि पिछले 9 महीनों में 40 बैलिस्टिक मिसाइल भी टेस्ट किए हैं, जिनमें से 4 ICBM थे। ये वो मिसाइल थे जो 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिकन शहर अलास्का में भी फायर किए जा सकते थे। इस सब के बाद येलो सी और सारे ईस्टर्न एशिया में पॉलिटिकल टेंशन में बहुत शदीद तकरार आ गई है और अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करता है, ये कोई आम वार नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की पहली, दूसरी और चौथी इकनॉमी भी इस वार का हिस्सा बनने जा रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम मैथ एनिमेशन वीडियो की मदद से ये देखेंगे कि अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वार शुरू हो जाए तो आखिर होगा क्या और ये वार जीतेगा कौन। लेकिन इससे पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इस लड़ाई की वजह जानते हैं और चलते हैं इस DLC लाइन की तरफ। DMZ का मतलब है डीमिलिटराइज्ड जोन। ये जोन ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वो बॉर्डर है जहां पिछले 70 सालों से सारा मसला बना हुआ है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले पूरा कोरिया जापान के कंट्रोल में था और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार के बाद ये आइलैंड आज़ाद हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 के विनर सोवियत यूनियन और अमेरिका ने यह फैसला किया वो इस आइलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के पास होगा और साउथ वाला पार्ट अमेरिका के पास होगा और तभी ये लाइन ड्रॉ की गई जिसे 38th पैरेलल कहते हैं। नॉर्दर्न कोरिया सोवियत यूनियन के कंट्रोल होने की वजह से एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया और सदर्न कोरिया एक लिबरल कंट्री बन गया। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने अचानक साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया और तकरीबन पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन और फिर अमेरिकन और साउथ कोरियन आर्मी ने मिलकर अपना ये सारा एरिया वापस लिया। ये वॉर 3 साल चली और तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए। फिर 1953 में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इस वार को ख़त्म किया गया और पुराने बॉर्डर्स रिस्टोर किए गए और इसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इस बॉर्डर पर एक बफर जोन बनाया गया जहां पर किसी भी कंट्री का कोई भी फौजी नहीं होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में काफ़ी चीज़ें मिस भी की गई, जैसे कि समुद्री बॉर्डर। यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने कोरिया से पूछे बगैर ये NLL लाइन ड्रॉ कर दी। ये सारा एरिया साउथ कोरिया के कंट्रोल में दे दिया और तब से ये सारा बॉर्डर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच तनाव का शिकार है। अब जिस फैमिली ने 1950 में साउथ कोरिया पर अटैक किया था, आज वही फैमिली नॉर्थ कोरिया पर रूल करती है, बल्कि किम अपने बाप और दादा से भी ज़्यादा सख्त पर्सनालिटी का मालिक है। नॉर्थ कोरिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं, कोई भी कोरियन बगैर परमिशन के कंट्री नहीं छोड़ सकता। कोविड के दौरान नॉर्थ कोरिया ने तो ये लॉ पास किया था कि जो बगैर परमिशन के चाइना वाला बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसे शूट कर दिया जाए। नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ सालों से चाइना और रशिया वाले बॉर्डर के साथ वॉल बना रहा है ताकि कोई भी क्रॉसिंग ना हो सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, नॉर्थ कोरिया का सारा ट्रेड होता भी चाइना के साथ ही है कि शायद चाइना के बगैर नॉर्थ कोरिया सर्वाइव ही ना कर सके। और इसी तरह अगर हम मैप पर जूम करें तो ये रशिया के बॉर्डर के पास रजोन का एरिया है। ये एरिया एक तरफ टर्नगैम रेलवे स्टेशन है, दूसरी तरफ रशिया का खासान स्टेशन है। अमेरिकन सैटेलाइट ने लास्ट अक्टूबर में यहाँ की एक पिक्चर ली। कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें नज़र आई, जैसे कि इन इमेजेस में ये देखा गया कि कोरिया के स्टेशन से बहुत सारी रेलगाड़ियाँ रशिया में इंटर हो रही हैं और इन रेलवे गाड़ियों में बहुत क्रेट्स रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स प्रोवाइड करता है। यूक्रेनियन मिलिट्री के मुताबिक उन्हें इस वार में अभी तक बहुत सा ऐसा बारूद मिला है जो कि नॉर्थ कोरिया का था।
साउथ कोरियन इंटेलिजेंस ये भी क्लेम करती है कि रशिया की मदद से ही अपनी स्पाई सैटेलाइट स्पेस में भेजी है। अब अगर फाइनली हम इस पॉसिबिलिटी की तरफ आएँ कि ये सारा एरिया क्यों एस्केलेट होता है और एक फुल स्केल वार शुरू होती है तो होगा क्या। देखें, अगर वार शुरू होती है तो सबसे बड़ा और पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि साउथ कोरिया के कैपिटल सोल पर, जो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूर है और नॉर्थ कोरिया की 70% इकनॉमी इस एक शहर की वजह से चलती है। दुनिया के टॉप इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे कि सैमसंग, हुंडई मोटर, एलजी, इन सब के हेडक्वार्टर सोल्स में ही हैं और अनफॉर्चुनेटली ये सारा एरिया कोरिया के बहुत सारे मिसाइल और तोपों की रेंज में है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ 1 मिनट भी सोल पर गोलाबारी करता है और उससे 15,000 लोग मारे जाएंगे और 1 घंटे में ये कैजुअलिटी 1 लाख तक पहुंच जाएगी। कोरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2 लाख नॉर्थ कोरियन फौजी ये बॉर्डर क्रॉस करके हांग रिवर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये रिवर ही सोल की लाइफलाइन है। साउथ कोरिया ये क्लेम करता है कि अगर नॉर्थ कोरियन फौजी यहाँ तक पहुँच गए वो इस रिवर में क्लोरीन गैस और सैरिन इंजेक्ट कर देंगे जिससे लाखों लोग चंद घंटों में मार सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ तक पहुँचना बहुत आसान है। 73 यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, 1000 अमेरिकन फौजी हैं। इसके अलावा इधर गुआन और जापान में मौजूद यूएस मिलिट्री शिप्स भी वॉर की सूरत में साउथ कोरिया की मदद को आ पहुंचेंगी। साउथ कोरिया को सबसे बड़ा एडवांटेज मैन पावर है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से साउथ कोरिया के पास 5 लाख एक्टिव और 31 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं जो कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी से काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब अगर हम हार या जीत के सिनेरियोज की बात करें, अगर नॉर्थ कोरिया ये वॉर हारता है इसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका उसके पड़ोस में आ पहुंचेगा और चाइना यह कभी भी नहीं होने देगा। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि नॉर्थ कोरिया ये वॉर ना हारे। कुछ ऐसी ही कोशिश रशिया की भी होगी कि वो भी नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हार का मतलब होगा कि अब उसका ईस्टर्न बॉर्डर कंप्रोमाइज हो गया है। ऐसे ही जापान, ताइवान के लिए ये वॉर जीतना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जीत चाइना की जीत होगी और इन 2 कंट्रीज़ के लिए बात किसी तरह एक्सेप्ट नहीं है। और ऑल एंड ऑल नॉर्थ और साउथ कोरिया की ये वार सिर्फ 2 कंट्रीज़ की वार नहीं है बल्कि एक रीजनल वार होगी।